आदाब नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं जी सलाम, आपसे मुखातिब हूं मैं शहबाज। आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं, रकीबुल रशीद साहब। जी हाँ, रकीबुल रशीद साहब ओएसएस सिक्योरिटी एंड प्लेसमेंट सर्विसेज के ज़रिए सरकारी महकमों को तो हिफाजत मुहैया कराते ही हैं, इसके साथ साथ इससे बड़ी तादाद में पूरे मुल्क में नौजवानों को रोज़गार भी हासिल होता है। कारोबार के साथ साथ सियासत में भी दिलचस्पी रखते हैं और आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। पहले उनके ऊपर मबनी एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर बातचीत का आगाज़ करेंगे। उत्तरी कश्मीर बारामूला डिस्ट्रिक्ट के सोपोर इलाके में पैदा हुए रकीबुल रशीद किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। एक छोटे बिजनेस से शुरुआत करके इसे शिखर तक पहुंचाने में रकीबुल रशीद ने बहुत मेहनत की और एड़ी चोटी का जोर लगाया और बिल आखिर इसमें कामयाबी हासिल की। वादी की कारोबारी दुनिया में एक जाना पहचाना नाम बन चुके हैं रकीबुल रशीद। अपनी मेहनत और लगन से वो आज हजारों की तादाद में बेरोजगार नौजवानों को पूरे मुल्क में रोजगार मुहैया करा रहे हैं। ओएसएस सिक्योरिटी एंड प्लेसमेंट सर्विसेज के तौर पर सभी सरकारी महकमों को वो सिक्योरिटी मुहैया कराते हैं। इसके तहत नौजवानों को ट्रेनिंग देकर उनको रोजगार के लायक बनाते हैं। रकीबुल रशीद कारोबार संभालने के साथ साथ सियासत में भी दिलचस्पी रखते हैं और तकरीबन 2 साल से आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। रकीबुल रशीद साहब सियासत के जरिए समाज की खिदमत करना चाहते हैं, खासकर वादी के मसाइल को लेकर फिक्रमंद रहते हैं और उसे हल करने के लिए पेश रहते हैं। जी सलाम रकीबुल रशीद साहब की खिदमत को सलाम करता है। तो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं और उन्हीं से समझते हैं कि नौजवानों को किस तरीके से वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो जनाब रकीबुल रशीद साहब, सबसे पहले आपका इस्तकबाल है जी सलाम के स्टूडियो में। थैंक यू। रकीबुल रशीद साहब, सबसे पहले मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर की जो सरजमी है उससे आप वाबस्ता हैं और जम्मू कश्मीर में ये कहा जाता है कि जो नौजवान हैं वो आज एक तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। नौजवान ये चाहता है कि उनको रोज़गार मिले, उनके लिए तमाम मौके फराहम कराए जाए और उसको लेकर आप लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूँगा कि किस तरीके से आप नौजवानों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और क्या आपका मोटिव है? मेरा मोटिव राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ये रहा हुआ है कि मतलब जो कश्मीर के नौजवान हैं उनको एक मतलब अगर वो खुद से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कोई बंदा ऐसा है जो खुद से कुछ नहीं कर पा रहा है, तो कंपनी के थ्रू उनको मैं जॉब अवेल कर सकूं सो डेट दे कैन स्टार्ट देयर अर्निंग्स। और इस टाइम कश्मीर का नौजवान चाहता है कि वो भी आगे बढ़े बाकी स्टेट्स की तरह। जैसे बाकी स्टेट्स में बच्चे छोटा मोटा अपना रोज़गार पैदा कर रहे हैं, छोटा मोटा रोज़गार उनको अवेल हो रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से लोन अवेल हो रहा है, तो वो अपना कुछ छोटा मोटा एक बिज़नेस स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं। तो कश्मीर के नौजवानों को भी ये मौका मिले, मगर उसमें जैसे कि पहले होता था कि मतलब वही नौजवानों को रोज़गार मिलता था या वही नौजवानों को लोन अवेल कर सकता था, हो जाता था जिनको पॉलिटिकल लीडर्स के साथ उठना बैठना होता था, जिनको एक पॉलिटिकल लीडर्स का एक अप्रोच होता था। इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए और रियलिटी में उन बच्चों को लोन दिया जाए जो रियलिटी में कुछ लाइफ में करना चाहते हैं। क्योंकि अगर ऐसे बच्चे को लोन मिलेगा कुछ करने के लिए तो वो और 10 एम्प्लॉयज़ को अपने साथ मिलाकर आगे बढ़ सकता है। उससे सिर्फ एक ही बच्चे को रोज़गार नहीं मिलेगा, जो 10 बच्चे उसके फॉर्म में काम करेंगे उन 10 बच्चों को भी रोज़गार मिलेगा। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आपका। और क्योंकि रकीबुल रशीद साहब, हम देख पा रहे हैं कि सरकार की भी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को जॉब की तरफ राग़िब किया जाए और ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमने प्रॉब्लम देखी है कि जब उनके पास रोज़गार नहीं होते हैं तो वो एक गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो एक तो ये है कि जो उनकी गलत डायरेक्शन है उसको आप दूसरी तरफ मोड़ रहे हैं और एक अच्छाई की तरफ लेकर जा रहे हैं, एक कामयाबी के रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। लेकिन उसके अलावा मैं एक चीज़ आपसे ये समझना चाहूँगा कि अमूमन जम्मू कश्मीर में हम देखते हैं कि जिस तरीके से दहशतगर्दी को फ़रोग दिया जाता है और कुछ जो अनासिर होते हैं वो वहाँ पर जो है रखना पैदा करने की कोशिश करते हैं। आपकी जो ओएसएस सिक्योरिटी एंड प्लेसमेंट सर्विसेज है उसके ज़रिए आप किस तरीके से उन लोगों को अपनी तरफ राग़िब कर रहे हैं, न सिर्फ उनको बल्कि जो वहाँ का सिक्योरिटी निज़ाम है उसको भी बेहतर बना रहे हैं आप? देखिए, मैं अपनी कंपनी की तरफ से जब भी मैं कोई टेंडर मतलब मेरा कोई टेंडर में पॉजिटिव अप्रोच हो जाता है, टेंडर मुझे अवेल हो जाती है, तो समझ लीजिए
उस डिपार्टमेंट में मुझे बंदे 200 देने पड़ते हैं या बंदे 100 देने पड़ते हैं। मेरी बहुत ही कोशिश रहती है कि कश्मीर के नौजवानों को ही मैं ज़्यादा, इवन दो आउट ऑफ स्टेट भी मैंने बहुत सारे बच्चे भेजे हैं। मेरा भोपाल में काम चल रहा है, इंदौर में काम चल रहा है मेरा, तो मैं अवेल कर रहा हूँ कश्मीरी बच्चों को वहाँ पर भेज रहा हूँ। क्योंकि राइट फ्रॉम जो कश्मीर का, अगर आपको शायद ये नहीं पता होगा, कश्मीर में एंड कश्मीर के बगैर जो अदर स्टेट्स है, तो मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी और जो हमारे इस टाइम वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, मैं उनको भी, उनके कानों तक भी ये बात पहुँचाना चाहता हूँ जी कि 2 साल हो गए हैं कश्मीर को यूटी बने हुए, लेकिन अभी भी वहाँ पर मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो 2017 का चल रहा है। डेट इज 225 रुपीज़, जो सबसे लोवेस्ट है थ्रू आउट इंडिया। जबकि अगर हम देखें इस टाइम यूटी अगर वो बन गई है तो 640 रुपीज़ पर डे मिनिमम वेजेस एक्ट आता है, प्लस ESIC प्लस EPF, विच इज़ नियर अबाउट 18,000। मैं आपको ये एक छोटी सी बात, मतलब वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, अगर हम 2 बैंक्स को वहाँ पर ले ले, एक एक्सिस बैंक को ले ले, ICICI बैंक को ले ले और J&K बैंक को ले ले, J&K बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को हार्डली मेरे ख्याल से 6 से 7 हज़ार पर मंथ मिल रहा है, जबकि एक्सिस बैंक और ICICI बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को 18,000 मिल रहा है। ये फ़र्क है कि वहाँ पर अभी भी मिनिमम वेजेस एक्ट अपडेट नहीं हुआ है। आप कह रहे हैं जो है वो ट्रिपल मिल रहा है, एक तरीके से ट्रिपल मिल रहा है। वही तो बात है ना। आप मुझे बताइए 6,000 से इस टाइम एक बंदे का घर कैसे चलेगा? बेशक अगर मिनिमम वेजेस एक्ट है इस टाइम, वहाँ का जो डिपार्टमेंट ऑफ क्या कहते हैं लेबर है वो सारा ऑनलाइन हुआ है एंड इट हैज बीन कनेक्टेड टू सेंटर। लेकिन अभी भी 2 सालों से अमेंडमेंट्स नहीं हो रही है मिनिमम वेजेस एक्ट में। वहाँ के बच्चे को मतलब 7,000 रुपये से या 6,000 रुपये से क्या करेगा? वो खुद को पे खर्च करेगा कि वो उससे अपनी फैमिली चलाएगा? एंड इट इज डेड इम्पॉसिबल फॉर ए पर्सन टू सर्वाइव ऑन 6 or 7,000 रुपीज। तो रशीद साहब, क्या आपको ये लगता है कि गवर्नमेंट वहां पर आनी चाहिए, बननी चाहिए, असेंबली के इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए? क्योंकि जब तक कोई एक इक़्तिदार में नहीं आती है कोई भी पार्टी या फिर कोई भी सरकार, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा और जब कोई पुरसाने हाल नहीं होगा तो लोग ऐसे परेशान हाल रहेंगे। देखिए, कश्मीर में इलेक्शंस और इलेक्शंस के बाद कोई गवर्नमेंट का आना, ये एक बहुत ही मतलब पेचीदा सवाल है। क्योंकि अगर हम लास्ट इलेक्शंस देखे जाए, मतलब जितने भी आज तक इलेक्शंस वहाँ पर हुए हैं, कुछ वोट्स पड़ते हैं और उस वोट्स की बिना पर गवर्नमेंट आ जाती है। पहले तो ये देखना है कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट्स पीछे आई, दे शुड बी ब्रॉट बिफोर द लॉ, कि अगर आप लोगों ने यहाँ पर मतलब सरकार चला रहे थे कुछ सालों से जी, तो आप लोगों ने यहाँ पर किया क्या? देखिए, फॉर एग्जांपल, जब मैं किसी भी डिपार्टमेंट को आउट ऑफ माय स्टेट देखता हूँ, सारे डिपार्टमेंट ऑनलाइन हो चुके हैं, सारे डिपार्टमेंट अच्छे से वर्कआउट कर रहे हैं। ये मेरी एक अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो मैंने देखा भी है। कश्मीर में हमारा कोई डिपार्टमेंट ऑनलाइन नहीं है, कश्मीर में हमारा कोई डिपार्टमेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा हुआ है। अब जो ऑनलाइन है फिर भी वो चोरी हो रही है, फिर भी रिश्वतखोरी वहाँ पर एट द हाईएस्ट है। अगर आपको याद होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ये जब आए थे वहाँ पर, सिन्हा उनका नाम था, आई थिंक मनोज सिन्हा साहब, तो उन्होंने कहा हुआ था कि अगर इंडिया की बाकी स्टेट्स में 5% रिश्वत है तो कश्मीर में नियर अबाउट 50% है। ये उनकी भी एक मतलब उन्होंने भी देखा वहाँ पर। तो इस चीज़ को तो पहले वहाँ से जड़ से ख़त्म कर देना है। इस चीज को जब तक वहां पर ये रिश्वतखोरी जड़ से खत्म नहीं हो जाएगी, तब तक आप सोचोगे कि वहां पर कोई चीज मतलब बिल्कुल लाइन पे आ जाएगी या हम उसको ठीक पर कर पाएंगे। डेट इज डेड इम्पॉसिबल। बट प्रॉब्लम सर, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ आपसे रकीबुल साहब, कि प्रॉब्लम जब स्टार्ट हो रही है बदनवाने की, और जाहिर सी बात है कि ये बिना इंतजामिया की मिलीभगत के नहीं हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंदर मुलविस ज़रूर होगा। अब क्योंकि कोई सी भी सियासी जमात नहीं है, आपने PDP का हवाला दिया है और भी सियासी जमातों का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो यहाँ पर रूल कर रहे हैं, क्या उसके बाद से इंतजामिया में कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं या फिर और चेंजेस करने की ज़रूरत है? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, जब से आपको वहाँ पर रूल्स में आपको कह रहा हूँ 2.5 साल से, इट इज़ नाउ 2.5 years, मतलब इट इज़ अ लॉन्ग पीरियड। मतलब 2.5 साल एक बहुत लंबा पीरियड होता है। किसी चीज़ को अगर आप किसी जगह कोई नया लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं, उस नए लॉ को इम्प्लीमेंट
इम्प्लीमेंट करने में शायद टाइम लग जाए, आई एक्सेप्ट इट। कोई नया लॉ बनाया जाए फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगेगा, लेकिन जो लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हो उसको इम्प्लीमेंट करने में तो 2 दिन भी नहीं लगने चाहिए थे। बिल्कुल। अगर कश्मीर को यूटी बनाया गया, दैट मीन्स यूटी बन गया तो दूसरे दिन यूटी मिनिमम वेजेस एक्ट वहां पर लागू हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो दैट लॉ इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग देयर। तो 2.5 साल से क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, दीज क्वेश्चंस मतलब दीज अराइज। अगर वहां पर भी ये मिनिमम वेज, मेरे ख्याल से नियर अबाउट 80% कश्मीरी है जो लेबर क्लास है, जिनको जब मिनिमम वेजेस एक्ट अपडेट हो जाएगा तो इसका मतलब उनकी इनकम 6,000 से 18,000 हो जाएगी। लेकिन रकीब साहब, इसके लिए आप वजह किसे मान रहे हैं? क्योंकि आप बता रहे हैं प्रॉब्लम है, समझ में भी आ रही है, वक्त भी गुजर चुका है, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से की जाए? मीन्स अगर हमको एलजी इंतजामिया से बात करनी है तो उनसे बात की जाए, अफसरान से बात करनी है उनसे बात की जाए, और जो यूटी के जितने भी चीज़ें एप्लीकेबल होनी चाहिए थी, इसके अंदर चेंजेस होने चाहिए थे, वो अगर नहीं हो पा रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? देखिए, मैं तो इसको जिम्मेवार गवर्नर साहब को नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि जब कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कश्मीर आए होंगे, उसको वहाँ की जियोग्राफी के बारे में पता नहीं है, उसको वहाँ पर प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पता है। ही हैज़ केप्ट सम पर्सन्स देयर जो उस तक वो बात पहुँचाए। मैं तो इस चीज़ को, जो हमारे वहाँ पर लेबर के डायरेक्टर है, उनको चाहिए कि वो ऐसी इक़्तिदाम उठाए कि ये चीज़ें वहाँ पर हो जाए। लेकिन हर एक इजी लेता है, ऐसा लगता है वहां पर हर एक ये सोच रहा है कि डेट हु विल बेल द कैट। क्यों यार, मैं क्यों मुसीबत लूं, मैं क्यों मुसीबत मोल ले लूं, मैं क्यों ये चीज करूं, जबकि ये चीजें आपको मैं आपको कह रहा हूं कि एक गरीब से गरीब भी अगर बाजार जाता है और अपने बच्चे के लिए 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट लाता है, वो 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट जब लाता है तो ही इज पेइंग, वो 1 रुपए 80 पैसे इंटरेस्ट दे रहा है, तब जाकर वो बच्चे के लिए वो बिस्किट का पैकेट ला रहा है। इसका मतलब जो गवर्नमेंट लोगों के ऊपर खर्च कर रही है, वो गवर्नमेंट लोगों का ही वो टैक्स का पैसा जमा होता है जो फिर लोगों की बहबूदी के लिए खर्च किया जाता है। तो इन चीजों से रुकावट क्यों? इन चीजों में मतलब आप ये स्पीड ब्रेकर्स क्यों पड़े हैं? तो दे शुड बी रिमूव्ड। सर, आप एंटरप्रेन्योर हैं और मुझे लगता है कि शायद आप जितनी अच्छी तरीके से लोगों को ये बातें समझा सकते हैं या इंतजामिया को इतनी अच्छी तरीके से बता सकते हैं, मुझे लगता है कि शायद और कोई लोग इतनी अच्छी तरीके से समझा पाए या बता पाए। क्या आपने कभी एलजी इंतजामिया या फिर उस तरह के जो वहाँ पर उनसे वाबस्ता जो हमारे इंतजामिया के अफसरान हैं, उनसे मिलने की कोशिश की है, उनके सामने प्रॉब्लम रखी है? देखिए, मैं आपको इतना बताऊंगा, एज ए एंटरप्रेन्योर नहीं, मैं मतलब नॉर्मली एक बात कहूँगा। वंस मतलब लास्ट ईयर मेरे फादर साहब थे, ही वाज एन इंजीनियर, उनकी कोविड की वजह से डेथ हो गई। तो एट दैट टाइम आई वाज इन द हॉस्पिटल, फर्स्ट टाइम आई हैव विजिटेड एनी हॉस्पिटल इन कश्मीर। तो जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने एक बंदे को देखा। पहले देखने में तो मुझे लगा कि मैंने सोचा कि ये शायद पुलिस वाला खड़ा है जी। तो जब मैं उससे मुखातिब हुआ तो मैंने उसको कहा, ब्रदर मुझे यहाँ पर अंदर जाना है। नहीं, उसका जवाब था नहीं, साइड में हो जाइए। तो लास्ट में मुझे पता चला डेट ही इज इन सिक्योरिटी गार्ड, प्राइवेट एजेंसी का सिक्योरिटी गार्ड है। मुझे बताइए, एक प्राइवेट एजेंसी तभी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है किसी डिपार्टमेंट को जब उसके पास पसारा लाइसेंस हो। पसारा लाइसेंस इज अ लाइसेंस जिसकी वजह से एक डिपार्टमेंट, कोई भी प्राइवेट बंदा, कंपनी इस लायक हो जाती है कि वो किसी को प्राइवेट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। और पसारा लाइसेंस का पहला लॉ है दैट द यूनिफॉर्म ऑफ योर सिक्योरिटी गार्ड शुड नॉट इवन मैच 5% विद एनी बेल्टेड फोर्स। मतलब 5% भी वो मैच नहीं करनी चाहिए। आप जाइए, आप कश्मीर में जाइए, जहां पर भी सिक्योरिटी गार्ड है वो उसको मतलब खाकी यूनिफॉर्म है, पुलिस यूनिफॉर्म है। इस बात उसके बाद मेरा डिस्कशन हुआ था वहाँ पर डायरेक्टर साहब से भी, उसका जवाब था अरे छोड़िए, यहाँ पर सब कुछ चलता है। दिस वाज द आंसर। अब आप बोल रही है सर, जब ऑफिसर्स ऐसे हैं, जब ऑफिसर्स का जवाब ऐसा नहीं, इट इज नॉट एट दैट टाइम, दिस इज नियर अबाउट 1.5 ईयर बिफोर। आप इस टाइम भी जाइए किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, लोग तो सर कंफ्यूज हो जाते होंगे ना फिर, क्योंकि जो आप बता रहे हैं कि दोनों के पर्सन देखिए, अ पर्सन व्हेन ही इज वियरिंग अ पुलिस यूनिफॉर्म, वो खुद को सोच रहा है मैं भी शायद पुलिस वाला ही हूँ। और जब उसको प्राइवेट एजेंसी की यूनिफॉर्म, एक प्राइवेट यूनिफॉर्म पहने जाएगी, उसको ये लगेगा नहीं मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ, एक मैं प्राइवेट एजेंसी का सिक्योरिटी गार्ड हूँ एंड आई हैव टू बिहेव विद द पेशेंट्स नॉर्मली। लेकिन नहीं, वहाँ पर तो मतलब
इट्स इन, ये वो कहते हैं ना कि हवा में। मैं जब छोटा बच्चा था तो कश्मीर में जब बच्चे खेलते थे तो वो कहते थे, कश्मीरी में एक हुआ है कि ये मिस लाइक सरकरी, मतलब हम खेल रहे हैं, एक दूसरे को पत्थर मार रहे हैं, जिसको भी लगे मतलब सरकार के मट्टे हैं, सरकार के जिम्मे है। वही वहां पे चल रहा है सर। मतलब अपने नाकाम अगर आप सरकार को आवाज बढ़ाना भी है। उठाओगे, आपकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब अभी भी वही चल रहा है, वो जो मतलब पहले था वहां पर, मतलब जो नियर अबाउट में कह रहा हूँ 70 साल से जैसे लोगों के साथ, कश्मीरी लोगों के साथ इस्तेसाल हुआ है, द सेम थिंग इज गोइंग ऑन। अभी भी वो कल्चर वहां पे खत्म नहीं हो रहा है। मतलब मैं खुश हो जाता हूँ कभी, मतलब इस टाइम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बाहर से कुछ IAS IPS ऑफिसर्स वहाँ पर अपॉइंट किए हुए हैं। मैं मतलब इंटरनली मैं आपको कहूँगा एज ए सिविलियन, मैं बहुत खुश हुआ था कि अब शायद ये लोग कश्मीर को सुधार देंगे। लेकिन वो लोग भी कैसे तब तक सुधारेंगे जब तक उन तक कोई वो बात पहुंचाए नहीं, और जो बात पहुंचाने वाले वहाँ के डिपार्टमेंट के पुराने बंदे हैं, वो वही है जो वो बात उन तक पहुंचाने नहीं देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मतलब यहाँ पर वो सिस्टम खत्म हो जाए, वो रिश्वत का सिस्टम खत्म हो जाए, हर एक चीज लाइन पे आ जाए, वो ऐसा चाहते ही नहीं है। और इसलिए वो कह भी रहे हैं कि ऐसा चलता है, ये चलता है, ऐसे नहीं यार। मतलब एक आप देख लीजिए, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु शुड बी अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी लॉ, बिकॉज अगर आप किसी लॉ को, वो कहते हैं कि दैट आपको मतलब अगर आपने कोई किसी को टेंडर दी हुई है, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट लॉज कि मैंने किसको टेंडर दी है, इस टेंडर को कैसे काम करना है। ये जानते हुए भी उसके बाहर सिक्योरिटी गार्ड जो है वो खाकी यूनिफॉर्म में खड़ा है, तो कहाँ से चलेगा सर? तो जब तक ये चीजें खत्म नहीं होगी। हाँ, तो इसको खत्म करने के लिए कुछ तो इकदाम उठाए जाने चाहिए। क्या इस तरह की कोई पहल, क्योंकि आपने कह दिया अब बात हवा में ही रह गई है, जो बात उठी है वो हवा में रह गई है, इसको अमले जामा पहनाने के लिए एक मुहिम चलनी चाहिए। और इसको मुझे लगता है कि ज़ी सलाम का जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के जरिए हम इसको मुहिम बनाएंगे इंशाल्लाह, और ये कोशिश करेंगे कि इस बात को एजेंट इंतजामिया तक लेकर जाए। लेकिन एक नौजवान के हवाले से मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि आप बड़ी इंटरेस्टिंग बातें वहाँ की बता रहे हैं, खासतौर पर जब हम बात करते हैं कि आर्टिकल 370 से पहले का कश्मीर और आर्टिकल 370 से बाद का कश्मीर, सिक्योरिटी के सामने कितना बड़ा मसला था 370 से पहले, और सिक्योरिटी जो आपके जो अंडर में लोग काम करते हैं, अब क्या क्या मसला सामने आता है, क्या परेशानी दरपेश आती है? 370 35 से ये मैं आपको बताऊंगा कि एज अ कॉमन कश्मीरी मैं आपको कहूँगा, मतलब एज ए मतलब वहाँ का एक कॉमन कश्मीरी, मैं एज एन एंटरप्रेन्योर छोड़िए, एज ए मतलब पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स के साथ में थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ हूँ वो छोड़िए, 370 और 35A आप ये समझ लीजिए कि एक खोखला ये था, मतलब जिसके अंदर से अगर आप समझ लीजिए एक अब अंडे की वो ऊपर से जो वो होती है शेल थी, बाकी अंदर से इसको आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ खत्म हो चुका था। बीजेपी गवर्नमेंट आई, उन्होंने इस शेल को ऐसे कर दिया, कुछ बचा ही नहीं था। हाँ, अब ये चढ़ गया बीजेपी के सिर पे। तो उससे पहले जो हालात थे, मैं तो मतलब एज सिविलियन कहूँगा, मुझे अभी भी वो हालात वैसे के वैसे ही लग रहे हैं। जो गवर्नमेंट उस टाइम दावा कर रही थी कि अब यहाँ पर मिलिटेंसी ख़त्म हो जाएगी, या गवर्नमेंट कह रही थी यहाँ पर हालात ठीक हो जाएंगे, या गवर्नमेंट कह रही थी अब यहाँ पर मतलब वो मतलब ब्लैक मनी ख़त्म हो गया, ये मुझे तो मतलब अभी भी उस चीज़ में गवर्नमेंट, चलिए मिलिटेंसी को तो छोड़िए, दैट इज़ नॉट इन माई हैंड्स, क्योंकि एक मिलिटेंट को समझाना मेरे बस की बात नहीं है, या एक मिलिटेंट को मैं जानता ही नहीं तो मैं समझाऊंगा क्या। लेकिन एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बंदे को तो मैं जानता हूं ना। मैं जब उससे बात कर रहा हूं, उसका वे आउट और तो मतलब बात करने का तरीका अभी भी वही है जो उससे पहले था। मतलब कोई अभी मुझे डिपार्टमेंट्स में ऐसा कोई बदलाव नहीं दिख रहा है कि जिससे मैं कहूँ कि थोड़ा बहुत ये बदलाव आया है। मतलब मैं बदलाव तब मानूंगा कि जब एक नौजवान अपनी फाइल लेकर एक डिपार्टमेंट में जाएगा, उसकी वो फाइल देखी जाएगी, उसकी वो फाइल पढ़ी जाएगी, उसकी वो फाइल सुनी जाएगी, उसका प्रोजेक्ट अगर अच्छा है तो वो प्रोजेक्ट पास किया जाएगा। मैं तब मानूंगा कि बदलाव आया है रियलिटी में। तो अब बदलाव लाने के लिए हमें कोशिश करनी होगी, लोगों को जागरूक करना होगा, बेदार करना होगा, नौजवानों को बताना होगा कि आपको अगर नया जम्मू कश्मीर बनाना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। लेकिन आप आम आदमी पार्टी से थोड़ा बहुत जितने भी जुड़े हुए हैं, क्या आपको लगता है कि
जम्मू कश्मीर के अंदर बिना चुनाव हुए ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आप जब एज ए सिटीजन वहाँ पर जा रहे हैं तो वहाँ पर जाकर आपको आपकी जो बातें हैं वो हवाई हो रही है। अब दूसरा रास्ता अख्तियार किया जाएगा तो वो एक तरीके से असेंबली के जरिए किया जाएगा। जब एक सरकार बनेगी, चुनी हुई सरकार आएगी, वो उसके अंदर जो काम करने वाले अफसरान होंगे उनके ऊपर अगर वो काम नहीं करेंगे तो एक्शन लिया जाएगा। तो एक पूरा सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए फिर तो ये। देखिए, मैं कहूँगा इस टाइम जो कश्मीरी यूथ चाहता है दैट देयर शुड बी न्यू फेसेस इन द पॉलिटिक्स जी। वो भी चाहता है कश्मीरी यूथ या कश्मीरी वहाँ पर चाहता है वहाँ पर इलेक्शंस हो जाए जी। बट दे वांट न्यू फेसेस जिनका कैरेक्टर या जिनकी छवि मैं कह सकता हूँ कि उनको पता चले कि हाँ इनकी छवि बिल्कुल 100% इनके ऊपर कोई दाग नहीं है। उनको मतलब ऐसे चेहरे नहीं चाहिए जो सप्ताह में आके मतलब कुर्सी पे आते हुए कुछ बोलते हैं और कुर्सी से बाहर निकलते ही कुछ बोलते हैं। वो इस टाइम चाहता है, वहाँ का नौजवान या वहाँ का यूथ चाहता है कि some new faces should come in front so that they will bring a change here and they are waiting। ये नहीं है कि मतलब आम आदमी पार्टी मतलब वो बेदाग चेहरे चाह रहे हैं आप। इलेक्शंस हो जाएंगे 100%। वहाँ पर अगर मतलब मुझे पूरा ये भरोसा है जी, पहले अल्लाह पाक पे भरोसा है, फिर इस बात पे भरोसा है कि वहाँ के लोग अगर उन्होंने नए चेहरों को मौका दिया वहाँ पर तो ज़रूर बदलाव आएगा जी। क्योंकि देखिए, आई एम ए बिजनेसमैन, मुझे कोई शौक नहीं था पॉलिटिक्स में आने का, बट सम ऑफ माई फ्रेंड्स मतलब मैं ये कहूँगा कि फ्रॉम वेरी गुड फैमिलीज हम बैठे थे और हम सब ने कहा यार लेट्स ब्रिंग ए चेंज, यार बहुत हो गया, बहुत कमा लिया, अब थोड़ा कुछ सोसाइटी के लिए करते हैं। बेशक दैट इज द रिजल्ट आई एम इन पॉलिटिक्स। वरना बिलीव मी जितनी नफरत मुझे पॉलिटिक्स के साथ है शायद ही किसी और चीज़ के साथ हो। वो कहते भी है ना सर कि जब कीचड़ को साफ करना है तो उसके लिए तो कीचड़ में उतरना पड़ेगा। दैट्स ट्रू। अगर आपने मतलब किसी मतलब अगर आपको डिपार्टमेंट्स में सफाई लानी है तो आपको मतलब इसके अंदर जाना ही पड़ेगा, बेशक, तब जाके आप वहाँ पर सफाई कर सकते हो। बेशक। लेकिन रकीबुल रशीद साहब, क्योंकि सफाई करनी है, हाथ गंदे भी होंगे, लेकिन इसके अलावा ये चीज़ भी समझने वाली होगी क्योंकि अब चुनाव को लेकर भी कई तरह की बातें सामने आ रही है। उसमें डिलिमिटेशन की बात की जाए, अगर हदबंदी की, उसको लेकर जो है कुछ अपोजिशन जमाते हैं, उनका ये कहना है कि पहले इलेक्शन हो जाए फिर डिलिमिटेशन कराइए। सरकार का कहना है कि पहले डिलिमिटेशन होगा फिर उसके बाद में फिर चुनाव कराए जाएंगे। तो ऐसा कैसे कब तक चलेगा ये? देखिए, डिलिमिटेशन प्रोसेस जो कश्मीर में चला, अगर मतलब ये नहीं है कि कश्मीर में डिलिमिटेशन हुआ, ये मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है डिलिमिटेशन। फॉर एग्जांपल, जब किसी जगह की पॉपुलेशन मतलब ज़्यादा हो जाती है तो फिर उसको 2 कॉन्स्टिट्यूशंस में डिवाइड किया जाता है। ये मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कश्मीर में हुआ, ये कश्मीर के बाहर भी हुआ। लेकिन यहाँ पर मैं इतना कहूँगा, कश्मीर में जो डिलिमिटेशन प्रोसेस हुआ, अगर हम पॉपुलेशन सेंसस देखें 2018 में जो सेंसस हुआ था वहाँ पर, उसके हिसाब से देखें तो 7 सीटें कश्मीर में बढ़नी चाहिए थी और 5 सीटें कश्मीर में बढ़नी चाहिए थी और 2 सीटें बढ़नी चाहिए थी जम्मू में। लेकिन बिल्कुल टोटली उल्टा हो गया, वहाँ पर 7 सीटें जम्मू में बढ़ा दी गई और 1 सीट कश्मीर में बढ़ा दी गई। मतलब पॉपुलेशन को लेकर वहाँ पर डिलिमिटेशन नहीं हुआ। मुझे तो लगता है कि ज्योग्राफिकल सर्वे के हिसाब से वहाँ पर डिलिमिटेशन प्रोसेस चलाया गया, क्योंकि 2011 के सेंसस के हिसाब से बताया जा रहा है कि वो किया गया है और 2011 से लेकर अब 2022 में हम लोग हैं। 10-11 साल में जो डिफरेंसेस हो जाता है एक पॉपुलेशन के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा हो गया होगा। तो जब तक अपोजिशन जमातों का भी कहना है कि जब तक सेंसस आपका करंट नहीं होगा, फेयर नहीं होगा, आप कैसे डिलिमिटेशन कर सकते हैं? दैट्स ट्रू डियर ना, वही मैं भी कह रहा हूँ ना। अगर डिलिमिटेशन में देखूँ उस हिसाब से तो 7 सीटें 5 सीटें कश्मीर में और 2 सीटें जम्मू में बढ़नी चाहिए थी जी। लेकिन मतलब ऐसा फील हो रहा है कि मतलब मैं आपको खुद भी कहूँगा कि मुझे भी फील हो रहा है जैसे ज्योग्राफिकल सर्वे के हिसाब से, ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से डिलिमिटेशन प्रोसेस वहाँ पे करवाया गया। ठीक है। अब मैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में समझना चाहूँगा आपसे कि सर आपकी इसकी शुरुआत कैसे आपने की थी और ये कंपनी किस तरीके से स्टार्ट की गई है, कितने लोग इसमें काम करते हैं और कहाँ कहाँ पर आपके ब्रांचेज हैं? मैं बेसिकली आई कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग इन 1997। उसके बाद मैंने एचसीएल में जॉब किया। जॉब करने के बाद मेरे फादर साहब मेरे पीछे पड़े लगे थे कि आप अब्रॉड जाओ, जॉब करो। बट फ्रॉम द बिगिनिंग मैं कहूँगा, जब मैं छोटा बच्चा था तब से मुझे शौक था बिजनेस करने का। 2008 तक तो पहले मैंने एक छोटा मोटा बिजनेस किया। मैं कंप्यूटर का बिजनेस कर रहा था जी। आई वॉज डिस्ट्रीब्यूटर फॉर माइक्रोटेक।
तो उसके बाद 2012 में मैंने शुरू की ये कंपनी। बेसिकली मैंने एक सर्वे रिपोर्ट पढ़ी थी यूएसए की, एक बिजनेस मैगजीन निकलता है उनका, उसमें मैंने एक बिजनेस रिपोर्ट पढ़ी थी कि आने वाले 30 इयर्स में जो सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री होगी, डेट विल बी द इंडस्ट्री जो ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को। क्योंकि गवर्नमेंट हर जगह अब प्राइवेटाइज कर रही है, गवर्नमेंट आउटसोर्स कर रही है अपने हर एक चीज। तो उस चीज ने मेरे माइंड को स्टक किया एंड आई स्टार्टेड दिस कंपनी ओएसिस सिक्योरिटी एंड प्लेसमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। इस टाइम जो मेरे ब्रांच ऑफिस है, इट इज इन भोपाल, इंदौर, दिल्ली, हसीमारा वेस्ट बंगाल अगेन से, एंड इन कश्मीर कॉर्पोरेट ऑफिस है मेरा। तो मोस्टली मैं डील करता हूँ, ज़्यादा मेरा बिजनेस जो है वो रेलवे के साथ है, मैं उनको ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोवाइड करता हूँ। एंड ह्यूमन रिसोर्सेज में इट इज़ सिक्योरिटी एंड प्लेसमेंट सर्विसेज, मतलब एनी टाइप ऑफ प्लेसमेंट दे नीड। उनको क्लर्क चाहिए होते हैं, उनको मतलब सफाई कर्मचारी चाहिए होते हैं, वट एवर दे नीड मैं वो प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, यानी कि आप मुल्क के अंदर मुल्क की तरक्की के अंदर तावन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रकीबुल रशीद साहब हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो कुल मिलाकर अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जम्मू कश्मीर की सियासत में क्या तब्दीलियां आ सकती है और जो नौजवान हैं वो इस बात को लेकर क्या सोचता है कि जम्मू कश्मीर को कैसे नया जम्मू कश्मीर बनाना है। ये थे हमारे साथ रकीबुल रशीद साहब, एंटरप्रेन्योर थे, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद का नया सवेरा है और इस उम्मीद के सवेरे को नए पंख लग रहे हैं हमारे जो एंटरप्रेन्योर हैं जनाब रशीद साहब। मैं गुजारिश करूंगा कि उनको अवार्ड से नवाजा जाए, सरफराज किया जाए, और उसके लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा, यहाँ पर मदऊ करना चाहूँगा जी इस्लाम के एडिटर शेख इरफान साहब को, वो यहाँ पर आए और उनको यहाँ पर अवार्ड से नवाजे जनाब शेख इरफान साहब। और साथ ही हमारे साथ मैं चाहूँगा कि हमारे साथ जो एंटरप्रेन्योर हैं रशीद साहब आए यहाँ पर और हमारे साथ आकर वो अपने इस सरफराज से उनको एजाज़ से सरफराज किया जाए। तो नया सवेरा है और उम्मीद का सवेरा है। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जहां पर हम देखते हैं, तो वहीं जम्मू कश्मीर का भी एक नया सवेरा यहां पर इसका आगाज़ हो रहा है। और इस वक्त हमारे साथ जो ख़ास मेहमान जुड़े थे उनको एजाज़ से सरफराज किया जा रहा है। जनाब रकीबुल रशीद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और इस्लाम के एडिटर शेख इरफान साहब उनको एजाज़ से सरफराज कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और यहाँ पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।